बुला दूं, मेरी ट्यूशन चेंज कर दोगे? शेम ऑन यू। चलो जोक से बात, आज हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, आई विल ट्राई टू कोऑपरेट विद यू एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल। एक बार तुम अपनी फिजिक्स की ट्यूशन कंफर्म कर लो, अगर हुआ तो हम देख लेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज 9 to 10। ओके, अब आगे चलते हैं। सुनो, आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं और हम ऑलमोस्ट चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इसके आपको नीट जेई लेवल तक भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम इस टॉपिक को भी सीरियसली लेंगे। पहले तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पहले कभी स्पेक्ट्रा वर्ड सुना है? कभी स्पेक्ट्रा वर्ड 10th तक सुना हो? अच्छा, जो पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है। स्पेक्ट्रम जैसा कोई वर्ड सुना हो? स्पेक्ट्रम क्या होता था? स्पेक्ट्रम, yes, when a beam of light splits into 7 colors, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेनबो जो बनती थी। यानी कि आज से पहले जब भी हमारे दिमाग में स्पेक्ट्रम वर्ड आता था या हमने 10th तक स्पेक्ट्रम वर्ड सुना हुआ है, तो तुमने एकदम से बोला कि मैम बीम ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, यानी कि तुमने बोला कि स्पेक्ट्रम मैम कुछ बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड होता है ना? एंड वो कौन से कलर्स होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब एटम का स्पेक्ट्रा, है ना? आज तक हमने जब स्पेक्ट्रा वर्ड सुना था तो इट वाज रिलेटेड टू लाइट, इट वाज रिलेटेड टू। अब इससे पहले मैं एटम के स्पेक्ट्रा पर आऊं, पहले मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रा के ऊपर चर्चा करूंगी। अब देखो होता क्या है, स्पेक्ट्रा सिर्फ वो स्पेक्ट्रा नहीं होता जो तुम्हें दिखता है ना? लेकिन स्पेक्ट्रा उसके बियॉन्ड है। आपको पता है, आप इस कमरे में भी बैठे हो, आप अगर हम हर पूरे बैंड को देख पाते होते तो शायद हमें लगता कि यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ से भी एक रे। अब एक्चुअल में ऐसा है, हमारे इस रूम में इतनी सारी रेज प्रेजेंट हैं, बट थैंक्स टू गॉड हम देख नहीं पाते। कोई फोन की रेडिएशंस आ रही हैं, कोई वाईफाई की रेज होंगी, है ना, कोई यूवी रेज होंगी जो हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। हमारी आंखों को भगवान ने सिर्फ एक बहुत स्मॉल बैंड दिया है जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट हमारे लिए आज तक स्पेक्ट्रा वो था, लेकिन क्या स्पेक्ट्रा सिर्फ उतनी रेंज है जो हम देख पाते हैं? नो, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड दैट। और अगर मैं आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रा दिखाऊं, जो रेज सन से आ रही हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आप एक आर्ट्स वाले बच्चों से पूछोगे कि सन से क्या आ रही है, वो कहेगा लाइट आ रही है। लेकिन एज अ केमिस्ट्री साइंस स्टूडेंट तुम क्या कहोगे? कि रेडिएशन आ रही हैं, तुम भी यही कहोगे। शशांक, यही एक्सपेक्टेड है तुमसे, ये मत बताना केमिस्ट्री ट्यूशन पढ़ते कहाँ। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि सूरज से क्या आ रहा है? रेडिएशंस, और वो भी कौन सी रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब अगर आपको याद हो, मैंने इसका भी लॉजिक दिया था कि इन रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं। गिव मी 3 पेन्स। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये लाइट है तो लाइट के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑल आर परपेंडिकुलर, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक। इफ लाइट इज दिस ब्लू पेन, देन लाइट की प्रोपगेशन के डायरेक्शन के वोट्स है ना, वोट्स की हुई क्या लिखे? कर दो वोट, अभी मत करना। नो नो नो, ट्यूशन बाद में कर देना प्लीज। अच्छा सुनो, इफ दिस इज लाइट, लाइट हैव 2 कंपोनेंट्स। लाइट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होता है? जब भी कोई चीज चार्ज होती है, अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है या नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो उसके आसपास के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि जहाँ कहीं भी चार्ज प्रेजेंट होता है, प्लस क्यू चार्ज, तो उसके आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? मैग्नेट के आसपास के एरिया को क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड। अब साइंटिस्ट ने देखा कि लाइट, हमें नहीं पता कि किस चीज की बनी है, बट लाइट कुछ ऐसी है कि जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है।
हियर वी आर नॉट क्लेमिंग कि लाइट के अंदर चार्ज है या क्या है, बट व्हाट साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जब भी लाइट होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते ही होते हैं. वन ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक, द अदर इज नोन एज, तभी इसका नाम एप्ट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. अब लेट मी टेल यू गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आ रही है, दैट्स अ ह्यूज बैंड, ये बहुत बड़ा बैंड है. वो अलग बात है कि हम सिर्फ विबग्योर विजिबल लाइट ही देख पाते हैं. कैन एनीवन रिकॉल कि व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट विच वी कैन सी विद आवर आई? एंगस्ट्रॉम में 4000 टू 8000, नैनोमीटर में 400 टू 800 या 450 टू 750, मतलब अप्रोक्सीमेटली, राइट. अब मेरी बात सुनो, हम लेकिन सारी पढ़ते हैं. सबसे पहले शुरू होती है रेडियो वेव. सबसे छोटी वेवलेंथ की लाइट्स कौन सी है? सॉरी, as we are going ahead, frequency is increasing, wavelength is decreasing. सबसे हाई वेवलेंथ की कौन सी है? रेडियो के बाद माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड के बाद उसके बाद इसके बाद. यस, व्हाट इज द डाउट? वी कैन लर्न इट लाइक दिस. हाँ, बता रही हूँ. रेडियो मिर्ची आई लव यू, इसको याद कैसे करना है? आर से रेडियो, एम से मिर्ची, इंफ्रारेड का आई, विजिबल लाइट का एल से लव यू, उसके बाद एक्सरे गामा रेज. आसान है ना? आसान. रेडियो तो रेडियो वेव्स होगी. मिर्ची से माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड रेज, लव विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आखिरी दो एक्सरेज एंड गामा रेज. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन. अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ये रेडियो मिर्ची के आगे जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है? कम. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेडियो सबसे हाई वेवलेंथ है, बट इसकी एनर्जी क्या होगी? वेरी गुड. रेडियो हाई वेवलेंथ की रेडिएशन है, हाई वेवलेंथ की, बट ये एनर्जी इसकी लो होगी क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. रेडियो इज अ हाई वेवलेंथ लाइट बिकॉज वेवलेंथ रिड्यूस कर रही है. जैसे जैसे आप आगे आगे जा रहे हो, वेवलेंथ क्या कर रही है? तो कैन वी से कि हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी वेव होगी? जो एफएम सुनते हो, रेडियो वेव, वो उसकी एप्लीकेशन यही है. जो रेडियो हम चलाते हैं उसमें जो एफएम हम सुनते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो एफएम एंड एएम, तो वो एफएम और एएम में रेडियो वेव्स की ही एप्लीकेशन होती है. बट तुम्हें ना अब किसकी? FM is frequency modulation and AM is amplitude modulation. तो एक्चुअली में जो वेव्स होती है ना, इन वेव्स को किसी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भेजा जाता है. क्योंकि अगर इन वेव्स को हम एज इट इज भेजेंगे, अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो तुमने दिल्ली जाना है, तुम पैदल चले जाओगे? तुम क्या करोगे? घोड़े पे बैठ के जाओगे, या आजकल के टाइम में लोग ट्रेन पे बैठ के जाएंगे. क्योंकि अगर हम अपनी स्पीड से जाने लगेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे. ऐसी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो तो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, हाई वेवलेंथ होती है बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो. तो अगर रेडियो वेव्स ऐसे ही वो सेंड कर देते तो वो तो हमारे तक पहुंचने में इतना टाइम लगा देती. तो ना एक प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन को अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, एक लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर बिठा देते हैं. जैसे तुम दिल्ली पे जाने के लिए घोड़े के ऊपर बैठ गए तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे ना. ऐसी रेडियो वेव्स लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उनको तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए किसके ऊपर बिठा दिया जाता है? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के ऊपर. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, जिसको हम एफएम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और कई बार उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर चेंजेस लेके आते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. बट अभी हमने उसमें नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि अब ना हमने अपने पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज बिल्कुल होती है स्टडी. हाँ, अगर तुम इस लाइन में जाना चाहते हो, इस करियर बनाना चाहते हो, ओके, आई लेट यू नो. बट वैसे इट इज फिजिक्स का, वैसे मॉड्यूलेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई में इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसमें ही आता है ये एफएम एंड एएम, उसकी स्टडी है. अच्छा शशांक, मैं ये बोल रही थी कि आज तक बच्चों का सोचने और पढ़ने का तरीका ये होता था कि ठीक है, हम रट लेते थे कि रेडियो हाई वेवलेंथ है और गामा रेज लो वेवलेंथ है. बट अब हमने अपने आप को पढ़ाना है कि अगर ये हाई वेवलेंथ है तो क्या ये हाई एनर्जी भी हुए? नो, ये क्या हुए? लो एनर्जी. क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एनर्जी वेवलेंथ के साथ क्या है? इनवर्सली
प्रोपोर्शनल। तो व्हेन सीबीएसई इज क्लेमिंग कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में यही आएगा कि सीधा सीधा पूछने की जगह क्वेश्चन पूछ लेंगे विच इज हाई एनर्जी वेव। तो हाई एनर्जी कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई किसकी है? गामा रेज। चलो इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब एप्लीकेशन देख लो। रेडियो वेव्स की कहाँ यूज होती है? रेडियो एंड माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहाँ यूज होती है? दोज हु आर टॉकिंग शशांक प्लीज बताओ, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। माइक्रोवेव कहाँ यूज होती है? टेलीफोन, रडार, कुकिंग। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज प्रेस करते हो कभी कपड़े? मम्मी करती है प्रेस, उसमें से भी क्या निकलती है? इंफ्रारेड रेज। ओके, बातें नहीं। What is visible light? You know, because of this we are able to see rainbow। तो चलो पैटर्न हो गया, बट विजिबल थिंग्स आर जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ इतनी कलरफुल है ना। तो दैट इज बिकॉज ऑफ विजिबल रेंज। उसके बाद अगली क्या आती है? आजकल यूवी सनस्क्रीन आती हैं, यूवी चश्मे आते हैं, यूवी गोगल्स आती हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन। सूरज से ही प्रोटेक्ट कर लो, सूरज से नहीं। सूरज तो हमारे देवता है, उनको सुबह उठ के जल चढ़ाया करो रोज, डेली। दिस विल चेंज योर लाइफ। यू नो वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम आवर कल्चर, बट आपको पता नहीं है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बताऊंगी, अगर आप कंसिस्टेंट करने लग जाओ ना, कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं 2 दिन चढ़ा के मैम कुछ हुआ तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। मेक अ हैबिट, इट्स ऑन मंथ। आप करो, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपकी करियर, कई बार होता है ना कि हम उतना अच्छा नहीं करते लेकिन हमें उसका मतलब बहुत अच्छा मिल जाता है। कई बार होता है कि हमने इतना अच्छी मेहनत नहीं करी होती। ये चीजें ना सब कनेक्टेड होती हैं। तो व्हेन यू विल डू इट, you will may not get to know that what is the benefit, but these things have their beneficial। तो इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप सुबह उठते हो तो प्लीज एक, नहीं सन का ही पता है मुझे, बाकी चलो आप, हाँ जी जाओ। तो मैं ये क्या कह रही थी? we have to protect ourselves from whole sun or from UV rays, because you know that UV rays are very very harmful for our skin। it may lead to skin cancer and other kind of problems। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक्सरेज। एक्सरेज की यूटिलिटी पता है? अगर हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई बोन, कोई मसल लिगामेंट ब्रेक हो जाती है, तो हम जो साइंटिस्ट डॉक्टर्स क्या करवाते हैं हमारी बॉडी का? बिकॉज एक्सरेज ऐसी रेज है जो हमारी बोन्स के थ्रू भी पास कर जाती हैं, बट दीज आर नॉट वेरी मच, दीज आर हार्मफुल। सो डॉक्टर्स जल्दी जल्दी एक्सरे के लिए रिकमेंड नहीं करते, ओनली एंड अंटिल उनको लगता है कि यस यू मे हैव अ फ्रैक्चर और यू मे हैव द मसल ब्रेक, तभी वो कहते हैं। क्योंकि एक्सरे बार बार बॉडी का कराना इज नॉट अ रिकमेंडेड थिंग, बिकॉज दे आर रियली वेरी हार्मफुल। बिकॉज दीज आर हार्मफुल ना, हाँ दीज आर हार्मफुल। उसके बाद सीटी स्कैन तो हमारे ब्रेन का किया जाता है ना। उसके बाद गामा रेज की एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। ठीक है, अब इसको और आगे नहीं बढ़ाते, अब आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हम सारी रेज देख पाते होते तो इस वक्त जिस कमरे में आप और मैं बैठे हैं, यहाँ पर इतनी सारी रेज हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे, है ना। तो अदरवाइज अगर हम हर रेज को देख पाते, वाईफाई की रेज एंड इंटरनेट की रेज, फोन की रेज। हाँ मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है, बट मतलब चलो अभी उस चीज में नहीं जाते। अब आज मैं बात करने वाली हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, तो अब साइंटिस्ट को एटम्स के बारे में जानना था, है ना, कि एटम्स कैसा है। अब ना तो देखो हम ऑर्बिट्स देख सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, तो साइंटिस्ट को लगा कि क्यों ना हम एटम को एक्साइट करते हैं, है ना। हम एटम को क्या करते हैं? एक्साइट। अब जब एटम को एक्साइट किया गया तो उसमें से कुछ रेज निकली, और जब उन रेज को एनालाइज किया गया तो एक स्पेक्ट्रम बन गया। ध्यान से समझो, व्हाट इज अ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब साइंटिस्ट एटम्स के बारे में और जानना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया? जैसे हाइड्रोजन गैस है, अब तुम हाइड्रोजन के बारे में जानना चाहते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उन्होंने इसको एक्साइट किया। एक्साइट करने का मतलब क्या है कि या तो आप हीट देते हो या आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑन एक्साइटेशन कुछ रेज निकली, जिसको जब हमने एनालाइज किया, जिन रेज को एनालाइज किया तो एक स्पेक्ट्रम बना। अब इस स्पेक्ट्रम ये कब बन रहा है? जब हम एटम को एक्साइट कर रहे हैं, तो ये इस एटम का स्पेक्ट्रा हुआ। अनलाइक द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन,
है ना। अब सन के स्पेक्ट्रा के बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया। अब साइंटिस्ट को दिलचस्पी थी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बारे में जानने के लिए। अब एटम को हम देख तो सकते नहीं है, मतलब अंदर ना इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं, ऑर्बिट्स इतने, और उस टाइम पे तो इतनी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स भी नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि क्यों ना हम एटम्स को एक्साइट करें। तो एक्साइट कैसे किया उन्होंने, उस टाइम उनको पता नहीं था कि उसमें से रेज निकलेंगी। उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया कि चलो अगर एटम के बारे में जानना है तो एटम को एक्साइट करके देखते हैं। तो एक्साइट करने का क्या तरीका था, आइदर यू गिव हीट और यू गिव इलेक्ट्रिसिटी। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि एटम को एक्साइट किया जाता है तो जैसे सन से रेज निकलती हैं, एटम में से भी कुछ रेज निकलती हैं। जब उन रेज को ऑब्टेन किया गया स्क्रीन पर, तो डिफरेंट डिफरेंट रेज से जो एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा बना, उसका नाम क्या बन गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एंड यू नो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज वेरी यूनिक। मतलब अगर आप हाइड्रोजन को एक्साइट करके एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हो, अगर आप लिथियम को एक्साइट करोगे या सोडियम को एक्साइट करोगे तो सेम स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जब सोडियम को एक्साइट किया जाता है तो उससे दो रेज निकलती हैं येलो कलर की। कौन सी रेज निकलती हैं, दो, एक 5890 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग और एक 5896 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग। तो दुनिया का कोई और एटम ऐसा नहीं होगा जो एग्जैक्टली यही दो रेज एमिट करे। मतलब आप कहोगे कि मैम किसी और एटम को एक्साइट करें, वो भी तो 5890 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग रे दे सकता है, बट वो इसके अलावा कुछ और भी दे रहा होगा। लेकिन तुम कहो कि एग्जैक्टली यही दो येलो लाइंस निकलेंगी, एक 5890 एक 5896, वो सिर्फ सोडियम के केस में ही होगा। तो दैट इज वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज यूज्ड एज अ फिंगरप्रिंट। इट इज यूज्ड एज अ फिंगरप्रिंट। जैसे मान लो मैं आपको एक सैंपल दूं, मुझे पता नहीं है ये सोडियम है, लेकिन आपने इसको एक्साइट किया, इसकी रेस 5890 और 5896 पर आ गई, तो आपको पता लग जाएगा ना कि दिस इज सोडियम, दिस इज, क्योंकि इसके स्पेक्ट्रा भी आपको कौन सी लाइंस पे, कौन सी वेवलेंथ पे ऑब्टेन हो रहा है, 5890 एंड 5896। तो सबसे पहले हमने समझा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा अनलाइक सन का स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा हम खुद ऑब्टेन कर रहे हैं क्योंकि हम एटम को एक्साइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्साइट। एक्साइट कैसे कर सकते हैं, या तो हीट देकर या इलेक्ट्रिसिटी देकर। और देखा गया है कि हर एटम में से कुछ रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, कुछ रेज, और वो रेज कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निकलती हैं, वो रेज कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निकलती हैं। एंड दोज वेवलेंथ आर यूनिक टू एटम एंड एटम, यानी कि हर एटम कौन सी रेज एमिट करने वाला है वो उस एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, और वैसी रेज कोई और एटम नहीं निकाल पाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सोडियम का एग्जांपल याद कर सकते हो कि ऑन एक्साइटिंग सोडियम विच टू येलो लाइंस आर ऑब्टेन्ड, टू, वन करस्पॉन्डिंग टू 5890 and another corresponding to 58, and what is the color of light, yellow. And whenever any other sample give you the same rays, then we can assure that this is sodium. तो तभी करके जैसे एक इंसान की फिंगरप्रिंट से हम इंसान का पता लगा लेते हैं, जहाँ पे क्राइम हुआ तो वहां पे फिंगरप्रिंट्स की निशानी देखी तो वो शशांक के निकले, तो पता लग जाएगा कि क्राइम कौन है, शशांक, है ना। तो है क्रिमिनल, सॉरी क्रिमिनल, क्राइम नहीं, सॉरी क्रिमिनल कौन है, शशांक। चलो एनीवेज, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम हमने सारी दुनिया के सबके एटम्स के स्पेक्ट्रा पढ़ने हैं, क्योंकि सारे एटम्स नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, हमारे सिलेबस में सिर्फ किसका स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन। तो आर यू एक्साइटेड हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने नहीं हो, अब हो जाओ, हाइड्रोजन को एक्साइट किया। अब जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया, यार ये ना मेरे कुछ टच हो जाता ना, हैंग हो गया। हेलो, ओके, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। जितना छेड़ेंगे फिर ये उतना, वैसे हट जाता है ये। कैसे करूँ रिफ्रेश, हो गया था ना, थैंक गॉड, ठीक है। अब देखो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया तो क्या हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो किसका स्पेक्ट्रा है, व्हाइट लाइट का। कौन से कलर मिल रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखते हैं। हाइड्रोजन को जब एक्साइट किया गया, कहाँ गया इसका स्पेक्ट्रा,
चलो मैं बताती हूँ, वो आई थिंक वो स्लाइड मैंने ही बनाया, वैसे तो ये पता नहीं कैसे रह गया, मैं खुद बनाती हूँ। अब जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया गया तो जो रेज आई उसको एनालाइज किया, तो अब जो सबसे पहले रेज आ रही थी वो विजिबल रीजन में थी। कौन से रीजन में थी? और वो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी उसका नाम था बाल्मर। उसका नाम क्या था? बाल्मर। आई अगेन रिपीट, हाइड्रोजन से कुछ रेज निकल रही थी, जो सबसे पहले रेज डिस्कवर हुई वो कौन से रीजन में थी? विजिबल, क्योंकि ऑब्वियसली विजिबल रीजन वाली रेज डिस्कवर होना इजी थी क्योंकि वो हम देख सकते हैं, है ना। बट वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी? बाल्मर। तो उन रेज का नाम क्या पड़ गया? बाल्मर। बाल्मर सीरीज। उसके बाद कुछ रेज थी जो यूवी रीजन में भी लाई कर रही थी, मतलब कुछ रेज थी वो कौन से रीजन में लाई कर रही थी? जिसकी डिस्कवरी करी पास्चन ने, किस, सॉरी लाइमन ने। किसने करी? लाइमन। तो उसका नाम क्या पड़ गया? लाइमन सीरीज। उसके बाद लाइमन, बाल्मर, पास्चन। पास्चन नाम के साइंटिस्ट ने कुछ रेज डिस्कवर करी जो कौन से रीजन में लाई कर रही थी? इंफ्रारेड। फिर एक साइंटिस्ट आया ब्रैकेट, उसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी इंफ्रारेड। बताती हूँ। फिर एक साइंटिस्ट था फंड, कई पी फंड बोलते हैं बट पी इज साइलेंट, कई टीचर्स भी इसको पी फंड बोलते हैं बट लेट मी टेल यू पी इज साइलेंट। तो कल को अगर तुम्हारे स्कूल में पी फंड बोल रहे हो तो लड़ने मत लग जाना कि फंड है, या मेरे को मत बोला आपने गलत पढ़ाया। सम टीचर्स कॉल इट एज पी फंड बट एक्चुअली इट इज फंड। ये भी कौन से रीजन में लाई करती हैं? इंफ्रारेड रेज। तो हाउ मेनी सीरीज लाइज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? 5। सबसे पहले कौन सी रेज डिस्कवर हुई थी? विजिबल वाली। किसने करी थी? फिर यूवी रीजन वाली किसने डिस्कवर करी? लाइमन। उसके बाद इंफ्रारेड रे वाली किसने करी? पास्चन। फिर किसने करी? ब्रैकेट। और फिर किसने करी? फंड। सो दीज 5 सीरीज लाइज। अब आप सोच के देखो कि हाइड्रोजन जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, आई थिंक सबसे सिंपल एटम है, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही कितना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इसमें से यूवी रेज भी निकल रही हैं, इनमें से इंफ्रारेड रेज भी निकल रही हैं, इसमें से विजिबल रीजन भी निकल रही हैं। तो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ यही स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने नोटिस किया हो कि हाँ रेज तो निकल रही है बट क्यों निकल रही है? व्हाट इज द रीजन, है ना। अब थोड़ा इसका लॉजिक, हाँ अब इसका लॉजिक समझते हैं कि तुमने तो हाइड्रोजन को एक्साइट किया था, तुमने हाइड्रोजन को क्या किया था, है ना, एक्साइट करने पर रेज निकली, उन रेज को तुमने एनालाइज किया और वो 5 तरह की रेज से एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन तो गया। बट लेट्स गो इनटू द लॉजिक कि क्यों निकल रही है रेज। तो मैं अब आपको एक रीजन बताती हूँ। तो देखो होता क्या है, जब तुम एटम को एक्साइट करते हो ना, सुनो, जब तुम एटम को एक्साइट करते हो तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन सी शेल में होता है? फर्स्ट। अब होता क्या है, जब तुम उसको एक्साइट करते हो इन अ वे तुम उसको एनर्जी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? आइदर बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब होगा क्या, डिपेंडिंग अपॉन कुछ, जैसे अब हाइड्रोजन के कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन जंप करके 5th शेल में चला जाएगा, जितनी किसी को इतनी एनर्जी मिली होगी वो 4th शेल में चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली होगी वो 3rd शेल में चले जाएंगे। मतलब अलग अलग एटम्स की बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक एटम तो लोगे नहीं, ऑब्वियसली देयर विल बी सो मेनी एटम्स। जब आप एक्साइट करोगे तो हर अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने का मतलब है कि दे विल गो टू द अपर एनर्जी लेवल, दे विल गो टू द, क्योंकि अपर एनर्जी लेवल पर क्यों जाएंगे? क्योंकि अपर एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है? कम। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उस एनर्जी को यूज तो करेंगे ना, यूज वो क्या करेंगे कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो हायर एनर्जी पर जंप करने लगेंगे। इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो जब आप एटम को एक्साइट कर रहे हो बाय गिविंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्चुअली मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, इट इज बीइंग एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी, इट मे गो टू द second shell, it may go to the 5th shell and so on। अब मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो वो एक्साइट हो गए, तुम्हें गुस्सा आता है, कितनी देर के लिए गुस्सा आता है? थोड़ी देर बाद तो शांत होते हो ना। तो अगर कोई भी चीज एक्साइट होती है अल्टीमेटली उसको वापस आना है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश करता है। अब ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और वो 5th से सीधा 1st पे आ रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा अब उसको ठंडा होना है, अब उसको वापस आना है। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, उतनी एनर्जी वो एमिट करेगा बट इन द फॉर्म ऑफ रेज। ध्यान से सुनो, रेज क्यों निकल रही हैं? जब तुमने एटम को एक्साइट किया था तो तुमने ही एनर्जी दी थी, बट वो एनर्जी तुमने किसकी फॉर्म में दी थी? या तो हीट की फॉर्म में या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? इट मे गो टू द फिफ्थ शेल, इट मे गो टू द सेकेंड शेल। लॉजिकली सोचो कि वो किसी भी शेल में जा सकता है, बट आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में जाएगा, वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट स्टेबल, है ना। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें थोड़ी देर बाद शांत होना ही पड़ता है। कोई जल्दी शांत होगा, कोई थोड़ी देर बाद शांत होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाएगा, तो जब फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी वो उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा, बट नाउ इन द फॉर्म ऑफ रेज। तब भी रेज आ रही हैं। ये जो आप कह रहे हो ना कि आपने एटम को एक्साइट किया, लाइमन सीरीज आ गई, बाल्मर सीरीज आ गई, विजिबल रीजन वाली रेज आ गई, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर तो चले गए थे, अब वो नीचे आ रहे हैं। अब याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, चाहे वो फिफ्थ से आए, चाहे वो फोर्थ से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे सेकंड से आए, अगर फर्स्ट में आएगा तो निकलने वाली रेज लाइमन ही होंगी। आई अगेन रिपीट, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, आ किस में रहा है? एक्साइट होने के बाद वापस आ किस में रहा है? तो पक्का जो रेज निकलेंगी वो यूवी रीजन में निकलेंगी, यानी कि कौन सी सीरीज बनेगी? लाइमन सीरीज। और इस चीज को पता है किसने बताया था? बोहर ने। तो जब मैंने बोहर मॉडल पढ़ाया था तो इसकी वन ऑफ द सक्सेसफुलनेस ये भी थी दैट इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। बट तब मैंने अगर तुम्हें बताया होता कि इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, आपको समझ ही ना आता। लेकिन आज मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि वन ऑफ द सक्सेसफुलनेस ऑफ बोहर लाइज इन दिस फैक्ट कि उसने रीजन बताया था। लाइमन ने तो बोल दिया कि रेज इंफ्रारेड रेज में निकल रही हैं, यूवी रेज में निकल रही हैं, बट निकल क्यों रहे हैं इसका रीजन किसने बताया था? बोहर ने। दैट व्हेनेवर यू एक्साइट द एटम, इलेक्ट्रॉन गोज अप, बट व्हेन दे कम बैक, तो अगर वो कौन सी शेल में वापस आएंगे? फर्स्ट में। तो चाहे सेकंड से आ रहे हैं चाहे थर्ड से आ रहे हैं, तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है लेकिन वो सीधा फर्स्ट में आके नहीं गिरा, दित्य सेकंड में आके ही गिर गया, मतलब ऊपर से आ रहा था लेकिन उसने सिर्फ कितनी एनर्जी रिलीज करी कि वो सेकंड शेल तक ही आ पाया, तो वो पक्का विजिबल रीजन की रेज एमिट करेगा। यानी कि विजिबल रीजन की, यानी कि वो कौन सी सीरीज में लाई करेगा? बाल्मर। अब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से आते आते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आते आते थर्ड में ही गिर जाए। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आते आते सिर्फ कितनी एनर्जी रिलीज करे कि वो सीधा फर्स्ट में नहीं आया। अब तुम कई बार चेयर से नीचे उतरते हो, सीधा तो नहीं फिफ्थ से फर्स्ट पे आ जाते। कई होते हैं शरारती बच्चे, सीधा ही जंप करते हैं, फिर वो गिर भी जाते हैं। लेकिन कई स्टेप स्टेप में आते हैं, तो ऐसे समझो कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से फर्स्ट में लैंड करेगा। इट मे लैंड टू सेकेंड, इट मे लैंड टू थर्ड। सो इफ इट्स गोना लैंड इन 3, तो कौन सी रीजन कौन सी करेंगे? इंफ्रारेड, एंड द नेम इज पास्चन। अगर वो लैंड हुआ फोर्थ में, अगर वो ऊपर वाली शेल से लैंड हुआ फोर्थ में, तब भी कौन सी रेज एमिट होंगी? इंफ्रारेड रे, एंड द नेम इज। एंड फाइनली अगर वो फिफ्थ में लैंड हुआ, किसी भी 6, 7, तो इंफ्रारेड रेज कौन सी लाई करेंगी? पी फंड। अभी हमने समझा एटॉमिक, सॉरी, फंड, यस, पी साइलेंट, सो यू नो फंड रेज, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। देखो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आए, 7 से आए, 6 से आए, 5 से आए, लेकिन आ कहाँ पे रहा है? आ कहाँ पे रहा है बोलो? 1 में। तो कौन सी सीरीज है? लाइमन, एंड द रीजन इज। अगर ऊपर से आके बस सेकंड पे ही रुक गया तो कौन सी सीरीज है? एंड द रीजन इज। अगर ऊपर से आ रहा है पर आकर वो कौन सी पे रुक गया? थर्ड, देन द सीरीज इज, एंड द रीजन इज नियर, मतलब इंफ्रारेड। सीरीज पूछा है तो नाम बताना है पास्चन, रीजन पूछा है तो इंफ्रारेड रे। बहुत बार होता है कि क्वेश्चन में पूछा रीजन होता है, बच्चे साइंटिस्ट का नाम बता रहे होते हैं, पूछी सीरीज होती है, रीजन। क्लैरिटी रखो, अगर सेकंड में आ रहा है और सीरीज पूछी है तो सीरीज कौन सी है? बाल्मर। रीजन कौन सा है? थर्ड में आ रहा है तो सीरीज कौन सी है? रीजन कौन सा है? फोर्थ में आ रहा है, सीरीज कौन सी है?
रीजन कौन सा है? और अगर फिफ्थ में आ रहा है तो? और रीजन कौन सा है? और अगर इसके बाद कहीं भी आएगा तो हमफ्री। हमफ्री मतलब हमारे सिलेबस में फंड तक ही है, बट अगर फिफ्थ के ऊपर आके लैंड होगा किसी भी सीरीज में तो वो कौन सी रेस कहलाएंगे? हमफ्री। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ हमने कहाँ तक करनी है? फंड। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये क्लियर हो गया? लाइमन सीरीज लाइज इन, बाल्मर सीरीज लाइज इन, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, जो ये हाइड्रोजन की रेज ऑब्टेन हो रही है ना, जैसे मान लो कुछ विजिबल रीजन में, कुछ इंफ्रारेड में, कोई यूवी में, ये ना डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब समझते हो कि जैसे मान लो एक तुम्हारी यूवी रीजन में आई 208 एंगस्ट्रॉम में, तो जो विजिबल रीजन में आ रही है 100 एंगस्ट्रॉम में, बीच में कुछ होगा नहीं। जैसे अब तुम थोड़ा याद करो कि जो सन का स्पेक्ट्रा था, यानी कि जो सन की रेज का स्पेक्ट्रा था, वो कॉन्टिन्यूस होता है। वो कैसा होता है? जैसे अगर आप रेनबो भी देखते हो तो आपको ऐसे नहीं होता कि वॉयलेट अलग दिख रहा है, इंडिगो अलग दिख रहा है, बीच में बाउंड्रीज दिख रही हैं। तुम्हें सन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमें ऐसे लगता है कि वन कलर इज मर्जिंग आउट ऑफ द अदर, वन कलर इज मर्जिंग आउट ऑफ द समवट, इट लुक्स लाइक दिस ना, है ना? तो जो सन से या जो रेनबो का स्पेक्ट्रा होता है, व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा इज इट? Can we say it is continuous because it just feels like that one color is merging out of the other, but atomic spectra is a discrete spectra. अगर कल को कोई तुमसे पूछ ले how atomic spectra is different from the spectra obtained from the white light, तो आप बोलोगे कि जो white light का spectra होता है it is continuous in nature because in that one wavelength is merging out of the other, है ना? आपको ऐसा नहीं है कि विबग्योर में वॉयलेट और इंडिगो के बीच में कोई शार्प बाउंड्रीज दिखेंगी कि वॉयलेट कहाँ पे खत्म हो रहा है या इंडिगो कहाँ से शुरू हो रहा है, या इंडिगो के बाद ब्लू कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रीन कहाँ पे खत्म हो रहा है। नो, इट जस्ट फील्स लाइक कि एक कलर दूसरे से ही मर्ज आउट हो रहा है। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऐसा नहीं होता। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अगर आपको पहली लाइमन सीरीज की दो वेवलेंथ आ रही हैं तो उन दो वेवलेंथ के बाद कुछ दूरी पे विजिबल रीजन की एक रे आ रही होगी, फिर उसके बाद विजिबल रीजन की अगली रे आ रही होगी, तो ऐसे अलग अलग वेवलेंथ ऑब्टेन्ड होंगी एंड इट विल फील लाइक दैट दे आर डिस्क्रीट, दे आर डिस्क्रीट। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, लेकिन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द व्हाइट लाइट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। और जो हमारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता है वो ये होता है, जैसे एक रेड लाइन मिल गई, फिर अगली लाइन कौन सी मिल गई? येलो, फिर उसके बाद कौन सी मिल गई? ग्रीन, फिर उसके बाद कौन सी मिल गई? स्लाइट ब्लू, फिर उसके बाद कौन सी मिल गई? सो दिस इज हाउ योर एमिशन स्पेक्ट्रा इज लुकिंग लाइक। अब सबने मेरे से ये तो पूछ लिया कि मैम एमिशन स्पेक्ट्रा तो ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा तो ठीक है, आपने हाइड्रोजन को एक्साइट किया, हाइड्रोजन ने कुछ रेज एमिट करी, कौन कौन सी रेज एमिट करी? लेट्स से एक रेड लाइट की लाइट एमिट करी, एक येलो लाइट की एमिट करी, एक ग्रीन लाइट की एमिट करी, एक ब्लू लाइट के, है ना, और उससे एमिशन स्पेक्ट्रा बन गया। आपको पता है जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हो तो ना एक और तरीका भी है, कोई बात नहीं। अभी जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन किया था तो अभी क्या तरीका था कि हम हाइड्रोजन को लेते थे, उसको एक्साइट करते थे। कैसे एक्साइट करते थे? आइदर बाय गिविंग हीट और बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, वो एक्साइट होता था। और इंटरनली तुम्हें पता है कि एक्साइट होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते थे? हायर शेल्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते थे? हायर शेल में जाने को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड। बट क्या कोई चीज एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रह सकती है? क्या हमें गुस्सा आएगा हम ज्यादा देर के लिए रह सकते हैं? ज्यादा देर के लिए रुक रह भी जाएं तो अल्टीमेटली तो हम ठंडे होंगे ही। ऐसे ही जब आपने एटम को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तो गए पर अल्टीमेटली वो नीचे आए। अल्टीमेटली वो क्या आए? नीचे आने पे उन्होंने रेज एमिट करी। नीचे आने पे रेज उन्होंने क्या करी? एमिट। उन्हीं एमिटेड रेज से एमिशन स्पेक्ट्रा बन गया। उन्हीं एमिटेड रेज से क्या बन गया? नाउ लेट मी टेल यू, आप ये भी कर सकते थे, जैसे आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करना था ना, आप क्या करते? हाइड्रोजन को लेते, एक्साइट मत करते, उसमें से ऑलरेडी लाइट पास करते। आई अगेन रिपीट, देयर इज ओनली अनदर वे आल्सो कि अगर आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहा है, दित्या कि हमने उसको एक्साइट नहीं करना, हम पहले से ही उसमें से क्या पास करेंगे? सन की लाइट। तो अब क्या करेगा एटम? जो रेज वो एमिट करने वाला था वो उल्टा उन्हीं रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा।
आई अगेन रिपीट, अगर आप पहले से ही लाइट पास करोगे किसी भी एटम से, तो एटम क्या करता है कि जो जो रेज वो ऊपर जाकर नीचे आने पर एमिट करने वाला था, उन्हीं रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पता है कैसे नजर आएगा? उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहाँ चला गया, गायब कैसे हो गया? अंडू, इतना सुंदर डायग्राम था वो, खाली वाले, इसी में था ना शायद। अंडू, अंडू, हाँ। अब देखो एमिशन, जैसे तुम देखो, अगर अगर हाइड्रोजन ने ये वाली लाइट एमिट करनी थी, उसने वही एब्जॉर्ब कर ली, तो जो जो वो एमिट करने वाला था, उल्टा उसी की जगह डार्क लाइंस आ जाएंगी, उन्हीं वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग डार्क लाइंस आ जाएंगी, उन्हीं वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग डार्क लाइंस आ जाएंगी, और उसके अलावा बाकी कलर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी ने सोडियम का एग्जांपल समझो, अगर सोडियम के एमिशन स्पेक्ट्रा में कौन सी वेवलेंथ निकल रही थी? एक 5890 वाली और एक 58, जिसका कलर क्या था? येलो। लेकिन अगर इसमें तुम पहले ही व्हाइट लाइट पास कर देते, उल्टा ये 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम जो येलो कलर की लाइट एमिट करने वाला था, वो उसी येलो कलर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा उसमें बाकी सारे कलर शो होंगे, उल्टा 5890 और 5896 के एंगस्ट्रॉम डार्क लाइंस आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? डार्क लाइन। तो कहने का मतलब है कि स्पेक्ट्रा बदला तो नहीं, पहले भी वो कौन से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रहा था? 5890 और 58, अभी भी हमें यही दिखेगा कि वो कौन सी लाइंस नहीं एमिट कर रहा? 5890 और 58। बस इतना फर्क होगा कि एमिशन में वो लाइंस कलर्ड फॉर्म में नजर आएंगी, एब्जॉर्प्शन में वो लाइंस कैसे नजर आएंगी? डार्क। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा या किसी भी एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा कुछ पर्टिकुलर कलर्ड लाइंस का होता है, तो उसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुछ अलग नहीं होगा। उसी के सामने देखो डार्क लाइन बना रहे हैं, वो उसी के सामने डार्क लाइन बना रहे हैं, उसी कलर्ड लाइन के सामने डार्क लाइन बना रहे हैं, जस्ट टू शो कि स्पेक्ट्रा अभी भी उन्हीं वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइंस, बट इन द फॉर्म ऑफ, एंड विच इज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो रेज वो एमिट करने वाला था वो उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब। तो आज हमने ये पढ़ा कि ना सिर्फ हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ, the first is, the second is, emission consists of colored lines, absorption consists of, और emission कैसे obtain होता है? पहले से white light पास करते हो, एमिशन, उस एमिशन में हम उसको एक्साइट करते हैं, एमिशन में हम उसको क्या करते हैं? कैसे? दो मोड्स बताओ एक्साइट करने के। बाय हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो वो रेज एमिट करता है, उसको एनालाइज करने पे जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, उसको क्या बोलते थे? एंड व्हाट अबाउट एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन में पहले ही व्हाइट लाइट पास करी जाती है एटम से, पहले से ही एटम से क्या पास करी जाती है? व्हाइट लाइट। एंड रेज इट एब्जॉर्ब। ये क्या करता है कि कुछ रेज क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और ब्रैकेट में लिखना, ये रेज वही होती हैं जो वो क्या करने वाला था? एमिट। जो रेज वो एमिट करने वाला था, वही रेज वो क्या कर लेगा? Absorb. That is why the spectra obtained will consist of dark lines. It will not consist of colored lines. Rather, it will consist of dark lines. And who will tell me, is atomic spectra same like spectra obtained from white light? No, the spectra obtained from white light is. But is it continuous? ये आपको continuous दिख रहा है? No. ये कैसे दिख रहा है? अलग-अलग lines को क्या बोलते हैं? Discrete या discontinuous. What is the word? Discrete. Atomic spectra consists of discrete lines or discontinuous lines. Okay, and atomic spectra is the unique for each atom, so that is why it is also used as a fingerprint. तो आपको सिर्फ आज का टॉपिक समझ नहीं है, आपको याद हो चुका है। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में कितनी लाइन्स थी? कितनी लाइन्स थी? कौन कौन सी? लाइमन, बाल्मर, गाना नहीं बोलना, सिंपल बोलो। पहली, दूसरी, फिर। अच्छा, आज ना मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, मतलब आपके कंपटीशन में। हाँ हाँ, सॉरी बताओ। एक्साइटेड स्टेट आयनाइजेशन लेवल नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है, जैसे अब तू बता, अगर लाइमन फर्स्ट से मतलब लाइमन का N1 क्या होता है?
1। अगर इसकी पूछा जाए कि लाइमेन में फर्स्ट एक्साइटेड कौन है, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर से आ रहा है, यानी कि सेकंड से आ रहा है। लाइमेन का सेकंड एक्साइटेड लेवल क्या होगा कि वो थर्ड से फर्स्ट आ रहा है। थर्ड एक्साइटेड कौन सा होगा कि वो फोर्थ से फर्स्ट आ रहा है। आयोनाइजेशन का तो मतलब था कि वो बिल्कुल इंफिनिटी से आ रहा है। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का तो मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही बाहर चला गया इन्फिनिटी पे। तो जब वो इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आएगा या फर्स्ट से इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तुमने सुना भी होगा 10th तक, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। मैं पढ़ा रही हूँ, देखो मैं बताती हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि वो बिल्कुल इमीडिएट ऊपर वाले से आ रहा है। अब लाइनमैन का अगर तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स पूछोगे तो लाइनमैन में N1 तो फिक्स है, N1 तो क्या है, तो फर्स्ट से बिल्कुल ऊपर कौन सा होगा। तो जब वो सेकंड से आ रहा होगा फर्स्ट पे तो मतलब आप कौन सी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो। अगर वो आप फर्स्ट में रहा है हुई वो लाइमन की एक्साइटेड स्टेट, बट अब वो सेकंड से नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है, तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हुई। अब ऐसे ही बाल्मर की बताओ, एक मिनट पहले बाल्मर की बताओ। बाल्मर में आना तो उसने किसमें है, 2 में, लेकिन अब बिल्कुल 2 से ऊपर वाला क्या होगा, तो 3 से 2 आ रहा है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी किसकी। अब कोई कहेगा कि मैम लाइमन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 से 1 थी, बाल्मर की 3 से 2 है। यस, क्योंकि N1 चेंज हो रहा है ना। लाइमन का N1 है ही क्या 1 और बाल्मर का N1 है ही क्या 2। वो तो चीज, ये चीज तो फिक्स हो गई ना, क्योंकि अगर तुमने ये फिक्स करी है तभी ये डिसाइड कर रहा है कि हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं। N1 2 है तो हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं N1 3 कर दूं तो कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं। अगर मैं N1 फिक्स कर दूं 4 तो कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट। और अगर N1 5 कर दूं, ठीक है, तो दैट मीन्स हर सीरीज की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, क्योंकि हर सीरीज का N1 अलग अलग है। हर सीरीज का N1 क्या है। अब उस N1 का इमीडिएट ऊपर वाले से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मतलब अगर N1 1 है तो बिल्कुल 2 से आ रहा है, 2 से 1, तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई, फर्स्ट। 3 2 में आ रहा है लेकिन 3 से आ रहा है, 3 to 2, ये भी कौन सी है, फर्स्ट ही है, बट ये किसकी है, बाल्मर की। 4 से 3 आ रहा है, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, बट ये 3 में आ रहा है, तो ये किसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई, पास्टन की। 4 में आ रहा है, बिल्कुल 5 से ही आ रहा है, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई, बट किसकी, 5 में आ रहा है, बिल्कुल 6 से आ रहा है, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन किसकी हुई, फंड की। तो आज हमने ये समझा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम सीरीज टू सीरीज, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का तो सिर्फ इतना मतलब होता है कि जिस शेल में आ रहा है उसके बिल्कुल इमीडिएट से आ रहा हो। 1 में आ रहा है तो 2 से आ रहा हो, 2 में आ रहा है तो 3 में आ रहा है तो 4 से आ रहा हो। तो जैसे जिसमें आ रहा है वो बदलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सीरीज का नाम बदलता रहेगा, लाइमन टू बाल्मर, बाल्मर टू पास्टन, पास्टन टू, वैसे वैसे एक्साइटेड स्टेट का मतलब भी बदलता रहेगा। अब मैं बस मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, मेरे को पता ओवर ना हो जाए, तो बस हाँ टाइम भी हो गया। मुझे बस इतना बता दो, कौन बताएगा, सिर्फ ऐसे ही ऐसे, मतलब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट एक्साइटेड लाइन कब ऑब्टेन होगी, जब वो कहां से कहां आएगा, जस्ट रेज योर हैंड, पहले नहीं बोलना। लाइमन है तो आएगा कहाँ, 1 में, लेकिन कहां से आएगा कि फर्स्ट ही माने, इमीडिएटली ऊपर से। 2 से 1 आएगा तभी ये कौन सी लाइन मानी जाएगी, फर्स्ट। 1 में क्यों आ रहा है, क्योंकि लाइमन है। 2 से ही क्यों आ रहा है, 3 से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन का मतलब एक्साइटेड फर्स्ट। अगला बताओ, बाल्मर में आए बट लास्ट लाइन, वेरी गुड, लास्ट लाइन आएगा तो देखो 2 पे, तभी बाल्मर माना जाएगा। N1 तो 2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने क्या फिक्स कर दिया, जब लाइमन फिक्स करते हैं तो N1 क्या होता है, बाल्मर फिक्स करते हैं तो N1 क्या होता है 2, पास्टन फिक्स करते हैं तो N1 क्या होता है, ब्रैकेट करते हैं तो N1 क्या होता है, फंड करते हैं तो N1 क्या होता है। तो N1 तो हमने उसके हिसाब से करना है, बट तुमने बी पार्ट ऑफ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कब कब होएगी, तो वो थर्ड से नहीं, फोर्थ से नहीं, बल्कि कहां से आ रहा होगा, वेरी गुड वंशिका। अब कौन बताएगा फोर्थ लाइन, लेकिन लाइमन की,
5 to 4, एक मिनट चेक कर दूँ। 1 में आएगा, 2 से आता तो फर्स्ट लाइन होती, 3 से आता तो सेकंड लाइन होती, 4 से आता तो थर्ड होती, 5 से ये फोर्थ लाइन तभी होएगी ना, क्योंकि देखो 1 में आना है, 2 से आएगा तो फर्स्ट लाइन, 3 से आता तो सेकंड लाइन, 4th से आता तो थर्ड लाइन, तो 5th से आएगा तभी कौन सी लाइन बनेगी? वेरी गुड वैभव। अब पास्चन में आना है लेकिन थर्ड लाइन, हम्फ्री, पहले देखिए पास्चन है क्या? लाइमन, बाल्मर, N1 तो 3 है, 3 है ना, लेकिन 4 से आता फर्स्ट होती, 5 से आता थर्ड से आ रहा है, 6 से आ रहा है, तो कौन सी लाइन होगी? हम्फ्री। अब ये दोनों छोड़ दो, जेई लेवल के क्वेश्चन है, तुम कहोगे मैम औखा बढ़ा रही है, ये तो क्वेश्चन जेई लेवल के होते हैं लास्ट वाले, क्योंकि मैंने कंफ्यूज नहीं करना, समझ आया? हाउ मेनी टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट? नेम देम। टाइम दिखाइयो, चूना लगाते हो भी, 1 मिनट पड़ा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा आर देयर? 1 is Shashank, which spectra out of emission and absorption consists of dark lines? Very good. Okay, you tell me, क्या नाम है आपका? कृष्णा। Out of spectra obtained from white light and atomic spectra, which is discrete and which is continuous? किसका है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा इफ डिस्क्रीट और स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट लाइट इफ डिस्क्रीट? ऑप्शन है, 2 स्पेक्ट्रा पड़े, एक सनलाइट वाला और एक एटॉमिक वाला, इसमें से डिस्क्रीट किसका है, कॉन्टिन्यूस किसका है? सन रेज का क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। रेनबो को दिमाग में रखो ना कि रेनबो का कंटिन्यूस होता है, तो एटम का कैसा होता है? डिस्क्रीट। ओके, खुश आप बताओ। ठीक है, 30 हो गए, 4:30, फिर क्या हो गया, 2 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो। अच्छा तुम बताओ खुश की, हाउ मेनी सीरीज आर देयर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा? नेम देम। पास्चन, ब्रैकेट, भी फन और फन। ओके ओके, तुम बताओ जोगिंदर कि अगर लाइमन सीरीज ऑब्टेन हो रही है तो N1 क्या होगा? लाइमन, द फर्स्ट सीरीज, लाइमन सीरीज ऑब्टेन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से आ रहा है, बट कहाँ आ रहा होगा कि वो लाइमन होगी? 1। एंड बाल्मर में आ रहा है तो N1 क्या होगा? 2। पास्चन में आ रहा है तो N1 क्या होगा? 3। ब्रैकेट में आ रहा होगा तो N1 क्या होगा? 4। और फंड में आ रहा है तो N1 क्या आ रहा होगा? 5। और 6 में आ रहा है तो हम्फ्री। और ओके, उसके बाद 2 तरह का स्पेक्ट्रा हो गया, एब्सॉर्प्शन, एमिशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सब कुछ समझ आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के रेज को याद करने का क्या तरीका पढ़ाया मैंने? रेडियो, मिर्ची, आई लव यू। रेडियो से रेडियो वेव, मिर्ची से माइक्रोवेव, आई से लव से विजिबल, यू से उसके बाद एक्सरेज एंड। तो हमें सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हमने याद भी किया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, ठीक है? हाँ हाँ बनवाऊंगी, मैं ही बनवाऊंगी। वही रिकॉर्ड तो कर लिया, हुई है ना रिकॉर्ड, ऐसे मत करो सारी दिन में रिपीट ही।